हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, पाके पागा हारमिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो पाके जो पागा हारमिल फेस्टिवल है किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो इसका राइट है आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में ही पाके पागा हारमिल फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर हार्नबिल आपको दिख रहा है, तो हार्नबिल एक पक्षी है, तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। पाके पागा जो है ये 9वां संस्करण होगा इस बार, और 18 से 20 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो है अरुणाचल प्रदेश के जो केसांग जिले में ये आयोजित किया जाएगा। तो याद रखें, यह फेस्टिवल हार्नबिल पक्षी के संरक्षण पर केंद्रित है और अरुणाचल प्रदेश के पाके टाइगर रिजर्व में हार्नबिल पक्षी की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं हार्नबिल पक्षी की, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के जो पाके टाइगर रिजर्व है। तो एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पाके टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। हार्नबिल पक्षी की 4 प्रजातियां पाई जाती कहाँ पर? पाके टाइगर रिजर्व में। तो याद रखें। और हार्नबिल पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। और 89 जाति के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो कौन से जाति के लोग? 89 जाति के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। पहली बार पाके जो है पागा हार्नबिल फेस्टिवल जो है 2015 में आयोजित किया गया था। तो कब? 2015 में पहली बार पाके पागा हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो 2015 में पहली बार किया गया है दोस्तों। आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। यहाँ की राजधानी जो है ईटानगर है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो केवल त्रिविक्रम जो है परनाइक यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हैं। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के जो सीएम हैं वो पेमा खांडू हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ पर विधानसभा की जो 60 सीटें हैं दोस्तों, और राज्यसभा की 1 सीटें हैं, और लोकसभा की बात करें तो 2 सीटें हैं। तो 2 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। और विधानसभा की जो है यहाँ पर 60 सीटें होती हैं। तो 60 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होता है, याद रखें। आइए जानते हैं नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में यहाँ के। तो यहाँ के जो नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, याद रखना, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। मौलिंग नेशनल पार्क की बात करें तो यहीं पर है अरुणाचल प्रदेश में। केन्या वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, और जो मेहो वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो साथियों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो 12वीं जो है बौद्ध सम्मेलन की जो 12वीं महासभा का आयोजन किया गया है वो दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली जो इसका राइट आंसर है। तो याद रखें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का ये 12वां जो है सम्मेलन है। तो इसका जो उद्घाटन है वो उपराष्ट्रपति जो जगदीश धनखड़ हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो याद रखें, यह एक ऐसा संगठन है जो भगवान बौद्ध के महान जो शिक्षकों हैं उनके आधार पर ये अपनी गतिविधियां चलाते हैं, तो इन पर मनाई जाती है। शांति के लिए जो है एशियाई बौद्ध सम्मेलन की स्थापना जो होती है वो 1970 में होती है। भारत, श्रीलंका और नेपाल के धार्मिक नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की जाती है। तो 1970 में इसकी स्थापना जो है भारत, श्रीलंका, नेपाल
के जो धार्मिक नेता द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। तो याद रखें दोस्तों। आइए बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में कपिल वस्तु पर हुआ था और शासन करने वाले जो वहाँ के शाक्य वंश के शाही परिवार में इनका जन्म होता है और जन्म जो होता है 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया है वो यूपी के बनारस के पास जो सारनाथ है, सारनाथ गांव में पहला उपदेश इन्होंने दिया है और पहला उपदेश जो दिया है इन्होंने वो पाली भाषा में दिया है। तो याद रखें इनका जो उपदेश लिखा गया था वो पाली भाषा में लिखा गया था। इनकी मृत्यु जो होती है वो 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के जो शहर कुशीनगर है, कुशीनगर शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ जो हवाई अड्डे का अवार्ड जीता है वो बेंगलुरु हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा, ये दोनों ने इस पुरस्कार को जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी इंडिया के एयरपोर्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपसे पूछे चौधरी चरण सिंह जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में दोस्तों। याद रखेंगे लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो लखनऊ में है। आपसे पूछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है कोलकाता में। तो कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में है। आपसे पूछे जो है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ तो है? तो ये बंगलुरु में है। याद रखें बंगलुरु कर्नाटक में है, तो ये तो याद ही रहेगा आपको। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपसे पूछे वीर सावरकर, तो वीर सावरकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपसे पूछे तो ये हैदराबाद में है दोस्तों। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी आपसे पूछे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में है दोस्तों। कहाँ पर? अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखें कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपसे पूछे तो ये कोझिकोड में है, कोझिकोड केरल में है कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है मैंने आपको बताया, तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक जो लिखा है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं मनसुख मंडाविया ने इनसे लिखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। मनसुख मंडाविया द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। याद रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं, ये उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीश धनखड़ है ने रासायनिक और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है, इसका विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक के जो हिंदी संस्करण का जो शीर्षक है वो है आत्मनिर्भरता की राह। तो आत्मनिर्भरता की राह का ये शीर्षक है। तो याद रखें पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं के नेतृत्व में भारत के उर्वरक क्षेत्र में निर्भरता बनाने की यात्रा और अब तक जो हुई क्रांतिकारियों परिवर्तनों का इसमें उल्लेख मिलता है। तो याद रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं बुक्स के बारे में। बुक्स आई हैं तो जो इम्पोर्टेंट 1-2-4 बुक हैं उनको भी जान लेते हैं। आपसे पूछे स्मोक एंड एसेज किसकी पुस्तक है? तो ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। द गोल्डन ईयर्स की बात करें तो ये रस्किन बॉन्ड की है। और कृष्णा द सेवंथ सेस ये A.K. भट्टाचार्य की पुस्तक है। और बियॉन्ड क्रिकेट जो है वो C.D. देशमुख की पुस्तक है, बियॉन्ड क्रिकेट दोस्तों। याद रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है
इसका आयोजन जो किया जा रहा है ये किया जा रहा है युगांडा में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। जो युगांडा में जो है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है युगांडा शहर में किया जा रहा है, युगांडा में। तो याद रखें ये 19 जनवरी को युगांडा शहर के जो कंपाला में शुरू होगा। तो याद रखें कहाँ पर, अगर युगांडा में कंपाला जो शहर है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। सदस्य देश जो है, जो इसमें सदस्य देश जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जिसके जो सदस्य देश हैं वो जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो याद रखें, और इसमें जो सदस्य देश हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 120 देशों का एक ये मंच है, और जो औपचारिक रूप से किसी भी एक शक्ति गुट के साथ या उसके खिलाफ गठबंधन नहीं करता। तो याद रखें, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1961 में इसकी स्थापना होती है। तो ये बातें याद रहनी चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो आंदोलन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। आपसे पूछे 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये विनियस में हुआ जो कि लिथुआनिया में है। तो याद रखें, आपसे पूछे कि 43 नंबर का जो 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है भारत में। याद रखें, भारत इसका सही आंसर है। छठा हिंद महासागर जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया है ढाका बांग्लादेश में। तो ढाका बांग्लादेश का राइट आंसर है। 49 नंबर का जो 7वां शिखर सम्मेलन है, ठीक है, G7, 49 नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन है ये हिरोशिमा जापान में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ये न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया 2023 में। और आपसे पूछे 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 ये नाडी फिजी में किया गया है। तो ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि ICICI बैंक, जो ICICI बैंक है, तो याद रखें जो ICICI बैंक है जो, तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है मिनी टू इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मिनी टू इंडिया लॉन्च किया गया है ICICI बैंक द्वारा। दोस्तों आइए, ICICI बैंक ने एक लिमिटेड की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और ये जो है ICICI बैंक जो है कनाडा ने अपना नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी शुरू किया है जिसका नाम है मिनी टू इंडिया। ICICI बैंक जो कनाडा में खाता खोलने की आवश्यकता के बिना किसी भी भारतीय को 24/7 फंड ट्रांसफ़र के लिए एक जो निर्बाध मंच प्रदान करेगा, मतलब 24/7। तो याद रखें, ICICI बैंक की जो स्थापना होती है वो 5 जनवरी 1994 में ICICI बैंक की स्थापना होती है और मुख्यालय इसका मुंबई में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, और जो CMD जो है इस यहाँ के MD और CEO हैं वो संदीप बख्शी हैं। तो संदीप बख्शी जो हैं वो ICICI बैंक के जो है वो MD और CEO हैं। तो याद रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है वो विजयवाड़ा में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसकी प्रतिमा का जो है स्थापित की गई है। तो याद रखें दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है? याद रखेंगे, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इस मूर्ति का नाम दिया गया है, जिसकी ऊंचाई ज़मीन से 206 फीट है। तो ज़मीन से कितने फुट है? 206 फुट है इसकी ऊंचाई ज़मीन से। इससे पहले जो तेलंगाना में स्थित है अंबेडकर की प्रतिमा, जो उसकी ऊंचाई जो है 175 फीट की थी, तो तेलंगाना में स्थित थी, जो सबसे बड़ी मानी जाती थी। तो इससे पहले जो है तेलंगाना में थी, लेकिन अब विजयवाड़ा में हो गई है जो 206 फुट की हो गई है।
तो याद रखें, इंडिया से बाहर जो अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति है वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तो कहाँ पर है? अगर इंडिया से बाहर पूछें तो ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जो है भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 2023 में इसका अनावरण किया गया था, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसे नाम दिया गया था इस मूर्ति का, जो कि 19 फीट की ये ऊंची है। 19 फुट ऊंची ये मूर्ति है। इसे जो है मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया था। तो किसने बनाया था? राम सुतार ने बनाया था इस मूर्ति को। तो याद रखें दोस्तों, ये जो है विजयवाड़ा में इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो याद रखें 206 फुट की इनकी मूर्ति है। दोस्तों आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट जो स्टैचू हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इम्पोर्टेंट स्टैचू देखिए, यहाँ पर आपसे पूछे स्टैचू ऑफ वंश, ये किसकी है? ये जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं इनकी प्रतिमा है। ठीक है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में ये प्रतिमा स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो स्टैचू ऑफ जो इक्वलिटी है ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जो कि हैदराबाद में जो है ये स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी आपसे पूछें तो ये है जो है नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा की ये प्रतिमा है, जो कि बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें तो ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, जो कि लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। तो कहाँ पर? लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। और ये स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। आपसे पूछे स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस जो है विजय वल्लभ जो विजय वल्लभ सूर्यवर हैं, तो उनकी ये प्रतिमा है। तो याद रखें विजय वल्लभ सरेश्वर जी महाराज जो हैं इनकी प्रतिमा है, जो कि पाली राजस्थान में इसका अनावरण किया गया स्टैचू ऑफ पीस का। तो याद रखेंगे दोस्तों। और आपसे पूछे स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी प्रतिमा है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थापित की गई। कहाँ पर? केवड़िया गुजरात में। और लास्ट जो है स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये जो है लॉर्ड शिव की प्रतिमा है, शिव की, जो कि नाथद्वार राजस्थान में स्थापित की गई है। तो शिव की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो याद रखेंगे शिव की ये प्रतिमा है। दोस्तों आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन बना है? तो चंद्रमा पर जो उतरने वाला जो 5वां देश बना है वो कौन सा बना है? तो ये जापान बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जापान जो है चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन चुका है। तो याद रखें दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन बना है? जापान बना है। जापान का जो मून मिशन है स्नाइपर जो चंद्रमा की सतह पर लैंड कर दिया गया है। और ये जो है जापान ने इसे 6 सितंबर 2023 को स्नाइपर को चंद्रयान जो है चांद की सतह पर रवाना किया है। तो कब? 6 सितंबर 2023 को स्नाइपर को चांद के लिए रवाना किया है। और जो स्नाइपर है वो 25 सितंबर 2023 को चांद के ऑर्बिटर पर पहुंच गया है। तो कब पहुंचा? 25 दिसंबर 2023 को चांद के ऑर्बिटर पर ये पहुंच गया है। और जो जापान है चांद पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है चांद पर उतरने वाला? ये जापान 5वां देश बन गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के इस मिशन पर करीब 102 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। तो कितने मिलियन डॉलर खर्च हुए? 102 मिलियन इसमें डॉलर खर्च हुए हैं इस मिशन में। और जापान के इस मून मिशन स्नाइपर पर जो टारगेट है चांद के जो सियोली क्रेटर है वहाँ की जांच करना इसका जो है उद्देश्य है। तो याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। देखिए चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला देश पूछे तो वहाँ पर 4 देश हो गए हैं और ये 5वां देश बना है जापान। तो पहला देश था अमेरिका, दूसरा देश था रूस और तीसरा देश था चीन और चौथा देश था अपना भारत। तो अपने भारत के बाद अब जापान हो गया 5वां देश। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला देश की बात करें तो अमेरिका है, मैंने बताया आपको, और दूसरा रूस है, तीसरा चाइना और चौथा भारत हो चुका है। लेकिन बात करें दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश तो अपना भारत पहला देश बन चुका है। दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी ने दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं पहुंचा, लेकिन भारत
दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। नील आर्मस्ट्रांग की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग जो है चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। तो चांद की सतह पर पहले व्यक्ति जो ने कदम रखा वो नील आर्मस्ट्रांग थे। 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। गोल्डन ग्लोब रिजर्व के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो गोल्डन ग्लोब रिजर्व के अनुसार भारत का जो स्थान है वो 9वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 9वां स्थान है गोल्डन ग्लोब के अनुसार भारत का जो है 9वां स्थान है। दोस्तों याद रखें। आइए बात करते हैं जो अमेरिका बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स, जो अमेरिका बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स है, इसके अनुसार गोल्डन रिजर्व के आधार पर दुनिया के जो लिस्ट जारी हुए हैं उसमें जो है अमेरिका सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है और उसके बाद जो है जर्मनी है, लेकिन भारत इसमें जो है 9वें नंबर पर आया है। तो भारत का स्थान जो है 9वें नंबर पर। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है 21 जो है यहाँ पर अमेरिका की जो है वो 81,336.46 टन यहाँ पर जो है गोल्ड रिजर्व है। और जर्मनी की बात करें तो 3,352.65 टन यहाँ पर गोल्ड रिजर्व है। और इंडिया की बात करें तो 800.78 टन यहाँ पर गोल्ड रिजर्व है। तो याद रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं कल की क्लास का रिवीजन का। तो कल की क्लास का जो रिवीजन था, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया रंजन गोगोई को। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो LIC बनी है। बीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी? तो ये मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव बनी है। जो सू रेडफर्न ICC की पहली महिला जो है न्यूट्रल अंपायर बनी है, उसका संबंध किस देश से है? तो इनका देश है जो है इंग्लैंड से है। तो याद रखें इंग्लैंड देश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, महतारी वंदना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। T20 में 5वां शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज तो ये रोहित शर्मा बन गया है। और जो बारामुड़ा स्टेडियम है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो बिपिन रावत स्टेडियम इनका नाम रख दिया गया है। और बिंस इंडिया 2024 की शुरुआत की पूछे कहाँ हुई? ये हैदराबाद में बिंस इंडिया 2024 की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की पर्यटन रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो 3 राज्य बने हैं, गुजरात बना है और कर्नाटक और केरल बने हैं। और MP लेंथ ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो राव इंद्रजीत ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये था कल की क्लास का रिवीजन। दोस्तों आइए दोस्तों आज बात करते हैं हम स्टैटिक जीके के। तो स्टैटिक जीके में बात करते हैं गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये है सारावती नदी पे है। भारत तेल के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान पूछे, तेल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान यह है डिगबोई असम। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला ये संतोष यादव बनी है। और भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का जनक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो बनी है एनी बेसेंट, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। और न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जो है उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो कीवी पक्षी है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई है? तो 26 दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। भारत का जो है फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो भारत का जो फ्लाइंग सिख है वो मिल्खा सिंह है। और विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। तो याद रखें दोस्तों ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन। और आपका जो मेरा कल का आपसे क्वेश्चन था वो था पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो याद रखिए ये राजस्थान में लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो जो सर्वेश काजी ने इसका राइट आंसर दिया है। दोस्तों आइए बात करते हैं आज के प्रश्न का। आज का हमारा प्रश्न है आपसे, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो मिस्र के तीसरी बार जो राष्ट्रपति चुने गए हैं तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।